नमस्कार साथियों, मैं वैभव फिर से आपका वैभव एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमने डीआई पढ़ना शुरू करा था, जो पेट में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी, बैंक में, सब में पूछा जाता है। पेट में सबसे ज़्यादा 25 नंबर का अगर मैथ्स आ रहा है तो उसमें 20 नंबर के यही सवाल होंगे। ठीक है, तो हमने टेबुलेशन पहले सारणियन पढ़ना शुरू किया है। अब क्या है कि आज पहली क्लास में तो हमने बहुत बेसिक से सवाल लिए थे। आज हम लेवल बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे ट्रिक्स से कैसे हम डिजिटल सम वगैरह से, ऑप्शन से हम सवालों को कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल, सबसे पहला क्या हमारा रिएक्शन होता है, सबसे पहले हम सारणी को बहुत हिसाब से, तमीज से, ढंग से देखें, वो चीज़ करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है देखते हैं। 5 विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों की संख्या और उनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की प्रतिशतता का विवरण दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, ये क्षेत्र हैं, FGHIJ, ये क्षेत्र हैं हमारे। ये कुल लोग उन क्षेत्रों में रहने वाले हैं। F में इतने रहते हैं, G में ये, H में ये, I में ये, J में ये, और ये दे रखी है इनकी प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब कि इन लोगों में ना, ये जो टोटल लोग हैं उनमें से 55% मेरे क्या हैं, पुरुष हैं, 35% महिलाएं और 10% क्या हैं, बच्चे हैं। ये हर किसी में विवरण ऐसे ही दे रखा है। अब हम अपने सवालों से शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या है। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि क्षेत्र आई में रह रहे पुरुषों और बच्चों की मिलाकर कुल संख्या कितनी है। आई में आपसे क्या पूछा है कि पुरुष मतलब मेल और चाइल्ड, इनकी बताइए कितनी संख्या है इनकी। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 41115, सॉरी 4551, 4515 और एक ऑप्शन 4165। अब हम देखेंगे कि हम ऑप्शन से कैसे सवाल को उठाएंगे हम। ठीक है, हमसे पूछा है कि आई वाला जो हमारा एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कितने पुरुष हैं और कितने बच्चे हैं। तो आपने देखा कि भाई इन 6020 में से मेरे 65% तो क्या हैं, पुरुष, इसका मतलब 65%, प्लस 10% क्या हैं, बच्चे, 10%। ओवरऑल मेरे 75% की वैल्यू मुझसे पूछी है। भाई 65% मेरे आदमी हो गए, 10% बच्चे हो गए, 75% का मान पूछा है। टोटल थे मेरे कितने, 6020, इसका मुझे 75% बताना है। बस प्रतिशत का नीचे क्या आ गया, 100। इसको मैंने काटा तो 3 बटे क्या आ गया, 4। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौका 100। जब मैंने 4 से इसको काटा तो ये कट गया 15 चौक और 0 5 बार, 1500 5 बार 4 से ये कैंसल आउट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करता रहूंगा मैं, नहीं, मैंने देखा इकाई अंक क्या आएगा, 5 तिया 15, मतलब जो मेरा इकाई अंक, जो भी मेरा आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 5। ये वाला ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब मैं देखता हूं डिजिटल सम। 5 5 10 और 1 11, 11 का डीएस क्या बना, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। जो मेरा आंसर है उसका डीएस क्या आ रहा है, 6। मैं ऑप्शन में से चेक करूंगा कौन से ऑप्शन का डीएस 6 है। 5 4 9 खत्म हो गया, इसका डीएस 2 है, ये आंसर नहीं है। 5 4 9 खत्म हो गया, 5 और 1 6, इसका डीएस है, यही मेरा आंसर है। 5 4 9 6 और 1 7, इसका डीएस है, ये मेरा आंसर नहीं है। जो डीएस मेरा डिजिटल सम जिसका आ रहा था वो मेरा ये है, यही मेरा आंसर है। ऑप्शन से हमें ऐसे हटाना है। ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, वैसे भी हो सकती थी, लेकिन बड़ी से बड़ी देखना कितनी आसानी से हम कैलकुलेशन डिजिटल सम से कर पाएंगे। जिन्होंने भी बच्चों ने डिजिटल सम की क्लासेस नहीं देखी हैं, वो क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर देख लें। आप देखना कि आज की क्लास के हम अगर 15 सवाल करेंगे ना, तो उसमें से 10 सवाल हम डिजिटल सम से बनेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा था कि आई में कितने पुरुष और कितने बच्चे हैं, तो 65 और 10 75% निकालना है इन टोटल का मुझे, वो मैंने निकाल दिया, मेरा आंसर आ गया। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि क्षेत्रों H और I में मिलाकर कुल कितने बच्चे रहते हैं। क्षेत्र H और I में मिलाकर कुल कितने बच्चे हैं, आपसे ये पूछा कितने बच्चे हैं। ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं सर इसके, 1387, 1278, 1827 और 1628, ये मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, मुझे इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, मैं देखता हूँ कैसे। मुझसे पूछा है H में और I में टोटल बच्चे कितने हैं। तो आपने देखा यार, H में 5200 का 13% बच्चे हैं, ये तो है प्रतिशत। इसका मतलब यह है कि 5200 का 13% बच्चे हैं, प्रतिशत का मैंने 100 लगा दिया। प्लस आई में देखना, आई में 6020 में से 10% बच्चे हैं, तो 6020 में से कितने बच्चे हैं, 10/100, ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है, मैंने इन 2 0 से 2 0 काटे, मेरा आया 52 क्रॉस आउट बाई 13, प्लस इस 2 0 से 2 0 कट गया, आ गया मेरा 602, ये आ गया है
आई होप यही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसका या तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें सॉल्व करने का इतना समय मेरे पास नहीं है। मैं डिजिटल सम और यूनिट डिजिट से देखूंगा। पहले मैं देखूंगा इकाइकांक, क्योंकि मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें 2 में इकाइकांक सेम है। तो मैंने देखा 3 दूनी 6 प्लस ये इकाइकांक 2 बराबर 8। मेरा इकाइकांक 8 आ रहा है, मतलब ना तो मेरा आंसर ये है ना मेरा आंसर ये है, क्योंकि इनके इकाइकांक क्या है 7। ठीक है, तो ये तो मेरा आंसर 2 खत्म हो गया, क्योंकि इकाइकांक क्या आना चाहिए 8। एक तो हमने ये तरीका देख लिया। अब 2 ऑप्शन बचे, उसमें कैसे देखना है, उसमें हमें लगाना है डिजिटल सम, डीएस। ये बहुत तगड़ी चीज है डीएस। जितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी हम सेकंडों में करेंगे। कैसे, 5 6 7 डिजिटल सम, 3 और 1 4 डिजिटल सम, 7 चौक 28 का डिजिटल सम क्या आ गया 1, प्लस 6 और 2 8 डिजिटल सम। मेरा डीएस क्या बन गया सर 9। ठीक है, मैं ऑप्शन में चेक करूंगा मेरे कौन सा ऑप्शन का दोनों में से डीएस 9 बन रहा है। मैंने इसे चेक किया, 6 और 3 9 8 डीएस आया, ये आंसर नहीं है। 7 2 9, 8 और 1 9, आपको पता है कि 9 9 18 हो गया, 18 का डीएस भी क्या हो गया 9, तो ये मेरा क्या है आंसर। ठीक है, तो मैं कभी भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा बड़ी से बड़ी। सबसे पहले तो मैंने अच्छा, ये तो कोइंसिडेंस है कि आपके इतने सारे ऑप्शन सेम मिल गए। आपको कई जगह क्या होगा, एक में 7 दे रखा होगा, एक में 8, एक में 5, एक में 6, तो इकाई के अंक से आपको एक ही आंसर मिल रहा होता, वो आंसर लगा देते आप। ठीक, यहां पे तो हमें 2 ऑप्शन सेम मिल गए, इसलिए आगे करना पड़ा, नहीं तो हमारा आंसर तो 3 से 4 सेकंड में आ चुका था। ठीक, तो वही वाली चीज है। अभी तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन इस तरीके से रखे ताकि मैं आपको दोनों तरीके से बता पाऊं। आपको जब भी आप सवाल करोगे तो उसमें बहुत कम होगा कि 2 ऑप्शन सेम मिले इकाई के अंक, सबके इकाई के अंक आपको अलग मिलेंगे और उसमें से आपको आंसर चुन लेना है। अगर इकाई के अंक से मेरा आंसर नहीं आता तो मैं क्या लगाऊंगा डिजिटल सम, कैलकुलेशन में फिर भी नहीं करूंगा। ठीक, अगर इकाई का अंक लग गया मेरा 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, नहीं लगा तो और 5 सेकंड लगाएंगे हम, डीएस लगा के आंसर निकाल देंगे, मेरा मात्र 25-20 सेकंड के अंदर अंदर सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल करना है। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक होगी। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है क्षेत्र F में रह रहे पुरुषों की संख्या का क्षेत्र H में रह रहे पुरुषों की संख्या से क्या अनुपात है। क्षेत्र F में रह रहे पुरुषों, क्षेत्र F है उसमें रह रहे पुरुष, इसका अनुपात मुझे बताना है किससे, क्षेत्र H में रह रहे पुरुषों से। ठीक है, इससे अनुपात बताना है। ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं साहब, 517 अनुपात 416, 403 अनुपात 522, 416 अनुपात 517 और आपको दे रखा है 522 अनुपात 403। ये आपके पास ऑप्शन है, हमें ऑप्शन से खेलना आना है। ठीक है, अच्छा अब देखता हूं मैं एफ में रहने वाले पुरुष कितने होंगे। आपको पता है एफ में टोटल लोग कितने रहते हैं 5640, और उसमें मेरे पुलिस कितने प्रतिशत है 55%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5640 का 55% का बटे में लग गया 100। अनुपात बताना है। एच में रह रहे पुरुष, एच में टोटल कितने लोग रहे हैं 5200, और 5200 में पुरुष कितने हैं साहब 48%। इसका मुझे निकाल देना है 48%। आप देखोगे कि जब भी मैं इससे, तो ये अपने आप ऐसे ही कट गया, मेरे पास जो सवाल आया वो ये आया, गुणा 55 अनुपात 5200 गुणा 48। क्या मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा, मैं बिल्कुल भी इस सवाल को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा। मैंने ऑप्शन में क्या चीज देखनी है, देखो कहीं भी जहां भी आपको ऑप्शन का यूज करना है वहां आपको एक चीज पर ध्यान देना है, वो होती है अभाज्य संख्या। आपने 55 देखा है, यहां 55 में क्या आता है 11 गुणा 5। क्या 11 संख्या किसी से कटेगी, 11 के अलावा किसी से भी नहीं कटती। 11 क्या है मेरी अभाज्य संख्या। तो जब मैं यहां अनुपात सॉल्व कर रहा हूंगा, कुछ संख्या मैं इधर से काटूंगा, कुछ संख्या मैं इधर से काटूंगा, अल्टीमेटली मेरा एक अनुपात यहां से यहां का बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा जब मैं दोनों तरफ इन चीजों को काटूंगा तो। लेकिन मुझे पता है इधर 11 कहीं भी नहीं आ रहा, 11 का मल्टीपल कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां जो मेरा अनुपात आएगा ना, उस अनुपात में गुणा में 11 जरूर होगा, उसमें 11 का मल्टीपल होगा। मैंने माना कि यहां पे 51 आ गया, तो 51 के गुणा में भी तो 11 जरूर होगा। तो इसका मतलब 11 की गुणज वो संख्या जरूर होगी। जो भी मेरा यहां पे अनुपात आएगा वो संख्या 11 की गुणज होगी, क्योंकि 11 मेरी अभाज्य संख्या है। तो मैं ऑप्शंस में से इधर वाले ऑप्शंस चेक करूंगा कि कौन से ऑप्शन में मुझे 11 का गुणज मिल रहा है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे अगर 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 11 से कटती है नहीं बताओ, तो आप कैसे बताओगे, आप ये संख्या अल्टरनेट संख्याएं लोगे a प्लस सी और अंतर बताओगे इसका b से। अंतर है, ये अंतर का साइन है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, मुझे इससे मतलब नहीं है, अंतर बताना है मुझे। अगर इनका अंतर 0 या फिर अंतर 11 आ गया तो वो संख्या 11 से कटेगी। जैसे मैं आपसे बताता हूं 121 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर होता है, तो मैंने ये वाली संख्या ली, ये वाली संख्या 1 और 1 2 माइनस
माइनस का मतलब वही अंतर, अंतर 2, दोनों का अंतर क्या आ गया 0, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटती है। ठीक है, और एक चीज ले लो, ए बी सी डी 4 अंकों की अगर आपकी संख्या है तो कैसे करेंगे, तो भी हमें अल्टरनेट ले लेने हैं, ए प्लस सी, इसका अंतर लेना है बी प्लस डी से। जैसे 11 का क्यूब क्या होता है, 1 3 3 1, ये होता है 11 का क्यूब। इसमें ये और ये अल्टरनेट संख्याएं लो, एकांतर संख्याएं लो, 1 और 3 4, इसका अंतर बताना है इस वाले 1 और 3 3 और 1 4 से, अंतर क्या आ गया 0, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटती है। ये होता है 11 का भाज्यता का नियम। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मुझे ये आने वाले ये वाले जो ऑप्शन है इसमें ये चेक करना है कि कौन सा 11 से कटता है, क्योंकि मुझे पता है यहां मेरी जो भी संख्या आएगी वो 11 से कटने वाली होगी। मैंने देखा 7 और 5 12, अंतर बताना है 1 से, क्या आ गया 11 से, यही संख्या मेरी 11 से कट रही है, यही मेरा क्या होगा आंसर। फिर भी अपनी सुविधा के लिए मैं सारे ऑप्शन चेक करके देखूंगा। अब देखो ये 403 है, 4 और 3 7 का अंतर बताना है 0 से, तो 7 आ गया, 11 से नहीं कटती। 6 4 10, 10 का अंतर बताना है 1 से, आ गया 9, ये भी संख्या 11 से नहीं कटती। 5 और 2 7, 7 का अंतर बताना है 2 से, ये आ गया अंतर 5, ये भी संख्या 11 से नहीं कटती। एक ही संख्या थी जो 11 से कटती है, ये मेरा आंसर है। तो अभाज्य संख्या पर आपकी पकड़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। मैं कभी भी कैलकुलेशन नहीं करता, मैं हमेशा अपना समय बचाता हूं। जहां मेरा डिजिटल सम, जहां मेरा डिविजिबिलिटी रूल और जहां मेरा यूनिट डिजिट लगता है, मैं ऑप्शन से चीज़ों को करता हूं। ठीक है, मुझे ज्ञानी नहीं बनना होता है, मुझे सिर्फ जल्दी से जल्द सवाल का आंसर चाहिए होता है, तो वो ऐसे आता है। ठीक है, अभी आपको ये भारी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप देखना कितने आप इसमें तेज हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सवालों को करेंगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं। सॉल्व अगर करना चाह रहे हो तो आप इसको काट कूट के सॉल्व कर लेना, अनुपात इसका ये बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सवाल समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल ले रहे हैं हम। कल हमने बेसिक क्लास ली थी, आज हम थोड़े से अच्छे लेवल की क्लास ले रहे हैं। अगला सवाल क्या कहता है, क्षेत्र एच में रह रही महिलाओं की संख्या क्षेत्र जे में रह रही महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 19, ऑप्शन 20, 21 और 22, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे पूछा है क्षेत्र एच में जो महिलाएं रह रही हैं, और महिलाओं को मैंने डब्ल्यू वुमेन से कर दे रहा हूं मैं, जे में जो महिलाएं रह रही हैं वो इससे कितनी अधिक हैं, या मतलब दोनों का अंतर मुझे बताना है। तो क्षेत्र एच में मेरे पास टोटल कितने हैं 5200, और इसमें मुझे महिलाएं कितने प्रतिशत हैं 39%। अच्छा, इसका अंतर बताना है मुझे जे में मेरी कितनी टोटल है 4900, और इसमें महिलाएं मेरी कितनी हैं सर 41%। ठीक, इससे मुझे इसका अंतर बताना है। मेरे पास फिर भी एक अस्त्र है, क्या डिजिटल सम। मैंने ऑप्शन चेक किए सबसे पहले, ऑप्शन में देखा इसका डीएस 1 बन रहा है, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, सबके डिजिटल सम अलग हैं। बस यहीं से मुझे आंसर लगा देना है। देखो ये 00 से तो ये 00 कैंसिल आउट हो जाना है, ये बनेगा मेरा 52 गुणा 39, और इसका मुझे अंतर बताना है 49 गुणा 41 से, अंतर बताना है इससे मेरा। ठीक है, अच्छा अब डिजिटल सम लगाऊंगा। मुझे पता है 9 यहाँ पे खत्म हो गया, 5 और 2 7, 7 या 21, 21 का डिजिटल सम 3, अंतर बता दूंगा। अच्छा 49 में ये 9 खत्म, बचा 4, 4 और 1 5, 5 चौक 20 का वो कितना आ गया 2, 20 का डिजिटल सम क्या आया 2। अच्छा इनका अंतर क्या आ गया सर, मुझे बताना जरा। आप कहोगे कि एक इसके डीएस का अंतर आ गया, डीएस का अंतर 1 आ गया। आप देख लो ऑप्शंस में से किसका डीएस 1 बन रहा है। आपने देखा 9 खत्म, यही आंसर है। इसका 2 था, इसका 3 था और इसका 4 था डीएस, मेरे पास यही आंसर है। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपका सवाल हो गया डिजिटल सम से। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठते तो आप कर लेते 52 गुणा 39 की और 49 गुणा 41 की। अच्छा अगर आपको कैलकुलेशन ही करनी है तो किस तरीके से करेंगे हम। देखो ये 39 है, इसको मैं 40 माइनस 1 लिखूंगा, 52 गुणा 40 माइनस 1, तो 52 की पहले 40 से गुणा करूंगा, फिर गुणा माइनस के 52 कर दूंगा। सेम इसी तरीके से ये 49 है, इसको मैं 50 माइनस 1 लिख लूंगा और इसकी 41 से गुणा कर दूंगा। तो पहले 50 की 41 से गुणा करूंगा और माइनस के फिर 41 कर दूंगा। इस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर दूंगा, मैं नहीं करता, मैं तो डिजिटल सम से सवाल को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखेंगे अब हम। ये पूरी सारणी के सवाल लगभग खत्म हो गए, अब हम अगली सारणी लेते हैं कि क्या कहेगी। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्षेत्र एच में रह रहे लोगों की कुल संख्या, क्षेत्र एच में रह रहे क्षेत्र एच में रह रहे कुल लोग। ठीक है, अच्छा क्षेत्र एफ में रह रहे कुल लोग का कितना प्रतिशत है, ये मुझे बताना है। क्षेत्र एच में रह रहे लोग मतलब कि कुल लोग, और क्षेत्र एफ में रह रहे कुल लोगों का कितना प्रतिशत है, ये मुझे बताना है। मेरे पास ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 81, 72, 78 और
87%। ये मेरा सवाल है, ये ऑप्शन है, ये सवाल है। मैंने देखा एच में मेरे टोटल कितने लोग हैं, तो एच में मेरे लोग हैं टोटल 5200, ठीक है। मैंने देखा एफ में मेरे कितने लोग हैं, तो एफ में मेरे लोग हैं 5640 और गुणा 100, ये मुझे बताना है। मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं इसे ना देखो, मैंने देखा ऑप्शन बतेरी दूर है, लगभग 6-5 का गैप है इसमें ऑप्शंस में, तो मैं क्या करूंगा, अप्रॉक्सीमेशन लगाने की कोशिश करूंगा, मैं लगभग मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। मैंने यहां देखा, इस अगर मैं 40 को 00 लिख दूं, मतलब कि इसे मैं 5200/5600 कर दूं, तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैंने कर दिया। अब मैंने इसको और 4 से काट दिया, 4 से 13 बार कटा, या 4 से 14 बार कट गया। अब मेरे पास सवाल बन गया 1300/14। अब मुझे 14 से सिर्फ 1300 को भाग कर देनी है, जो कि मैं 9 बार काटूंगा, मेरा 126 आएगा, बचेगा 40 और ये 2 आ गया और 28 आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। मेरे पास 92% आ गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमने क्या कहा था, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं 6 को 2 से भाग कर रहा हूं तो क्या आ रहा है आपका 3। जब मैं 6 को 3 से भाग कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 2। आपने देखा जब मैं कम से भाग कर रहा था तो मेरा जो ये भागफल आ रहा था क्या आ रहा था 3। जब मैं ज्यादा से भाग कर रहा था तो मेरा भागफल आ रहा था कम। अभी मैंने 5640 है, इससे इस चीज को 5600 किया। जब मेरा ये बड़ा था तो मेरा भागफल छोटा आ रहा था ना, जब ये बड़ा था तो भागफल छोटा आ रहा था, जब ये छोटा था तो भागफल ज्यादा आ रहा था। कहाँ आ रहा था हमारा, ये देखो 2 से ये यहाँ पे 3 आ रहा था। इसका मतलब क्या है, मैंने जब इससे ये संख्या घटाई है, इसका मतलब भागफल मेरा ज्यादा आया होगा। एक्चुअल में जो भागफल होगा वो मेरा कम होगा थोड़ा सा। ये जो 92% आ रहा है, इससे मेरा जो आंसर होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो मैं देखूंगा 92% से कम और आसपास मेरे ऑप्शन में कौन सा आंसर है। तो मुझे सिर्फ एकमात्र आंसर दिख रहा है 87%, और यही मेरा आंसर है। तो मैं लगभग से भी, अप्रोक्सीमेशन से भी सवालों को सॉल्व करूंगा इस तरीके से, ठीक। क्योंकि इसमें कहीं भी आपसे ये नहीं कहा गया कि किसी तरीके से कि एग्जैक्ट वैल्यूज बताओ। जब एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे दी हुई हैं तो मैं क्यों ना अप्रोक्सीमेशन लगाऊं, मैं क्यों ना इसे इधर उधर करके देखूं, ठीक। अब मेरी देखो कितनी इजी भाग बन गई थी और उसी तरीके से मैंने कर लिया इस सवाल को। तो आपको हमेशा ये अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए। जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। कहाँ कहाँ लगानी होती है अप्रोक्सीमेशन, कहाँ नहीं, ये भी आप सब मेरे साथ सीख रहे होंगे, ठीक है। अब हम अगला सवाल चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। ये हमारी अगली सारणी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सारणी का एनालिसिस करना होता है कि हमें क्या क्या दे रखा है, और फिर उस हिसाब से हम सवालों को पढ़ते हैं आगे। जैसे हमें दे रखा है 5 विद्यार्थियों A, B, C, D और E द्वारा सप्ताह के प्रत्येक दिन होने वाली परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक 100 में से ये अंक हैं, इतने इतने अंक हमारे प्राप्त किए हैं A, B, C, D, E ने, और ये दिन आ गए हमारे इधर को, ठीक है। तो हम सवालों से ही शुरुआत करते हैं। जैसे पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि B द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक। अच्छा, इसमें पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है हमें ऑप्शन से खेलना है, तो पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 12, 14, 10 और 20। मेरा ध्यान एकदम से गया, मैंने देखा 2 और 1 3 डिजिटल सम, इसका 4 और 1 5 डिजिटल सम, इसका 1 और इसका 2 डिजिटल सम बन रहा है, ठीक है। अब हम सवाल पढ़ते हैं अपना। कह रहा है कि बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार, बी द्वारा, विद्यार्थी बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार, बस इन 3 दिनों में, तथा विद्यार्थी ई द्वारा मंगलवार, ई द्वारा मंगलवार और बुधवार और शुक्रवार, ये जिन पर मैंने टिक कर दिया, ठीक है। अंकों के मध्य कितना अंतर है। कितना इजी सा सवाल है, आपको इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है और इसका अंतर बता देता है। बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, हमें जोड़ना है। जैसे 65 प्लस 82 प्लस 72, इसका मुझे अंतर बताना है सर किससे, 72 प्लस 59 प्लस 74 से। सबसे पहले तो क्या करना है, मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे हम। देखो समझने की कोशिश करो। पहले मैं इसको जोड़ूंगा, 8, 80 और 70 कितना होंगे 150, और इसमें 2 और 2 4 ही होगा 154 और प्लस 65 हो जाएगा, ठीक हो गई बात। इधर देखो 72 और ये भी 72 प्लस 2 है, 72 दूनी कितना होता है 144, और 144 में 2 और जुड़ गया तो ये हो गया 146 और 59, ठीक है। इस तरीके से हमें जोड़ लेना है। तो ये आ जाएगा आपका 219 और ये आ जाएगा आपका 205। तो इनका अंतर आपने देखा कितना आ गया सर, आपका 14 अंतर आ गया। ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी सा सवाल था। अब हम इसे डिजिटल सम से कैसे करते हैं वो भी देख ले रहे हैं, देखते हैं।
भाई 7 और 2 9 खत्म हो गया, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, प्लस 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 2, यहां से मेरा डीएस बना 3, और अंतर बताना है मुझे। 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, यहां पे बचा 5 डिजिटल सम, 7 और 4 11 का क्या बचा 2 डिजिटल सम, 5 और 7। अब मैंने देखा तो मेरा जो डीएस बना यहां पे क्या बन रहा है -4। जब मैं अंतर ले रहा हूं तो 7 में से जब 3 को हटाऊंगा तो क्या बन रहा है मेरा -4। मैंने आपसे कहा है डिजिटल सम कभी भी माइनस नहीं होता, हम उसे क्या जोड़कर प्लस बनाते हैं, उसमें हम 9 जोड़कर उसे क्या बना लेते हैं प्लस। तो 9 और 4 कितना हो गया साहब, 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 5। प्लस के हमेशा डिजिटल सम हमारा प्लस में रहेगा, तो हमारा डीएस क्या आ गया 5। ऑप्शन देखो कौन सा का डीएस 5 है, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन था 14 जिसका डीएस मेरा 5 था, यही मेरा आंसर होता। तो इस तरीके से जोड़ने की बजाय आप डीएस से भी सवाल को कर लेते तो और ज्यादा इजी बैठ जाता। अच्छा, एक आपके दिमाग में चीज आएगी कि मैंने -4 ही क्यों लिखा, जब हम अंतर ले रहे हैं चीजों का तो अंतर तो 4 आएगा, अंतर में तो ये बड़ा हो ये बड़ा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो अंतर लेना है, ये माइनस का साइन थोड़ी है, तो अंतर डिफरेंस का साइन है। तो आपने देखा कि अच्छा 4 अंतर आ रहा है, अगर आप डीएस से भी करते तो आप देखते यार किसी में भी मेरा डीएस 4 है ही नहीं, तो फिर मुझे अब क्या पता लग गया यहीं से कि यार ये -4 होगा, 4 की जगह मैंने उसमें 9 जोड़कर प्लस कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके दिमाग में जरूर उठा होगा सवाल, तो हमें अंतर लेना था, या फिर इजीली आप इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें इससे करने से ज़्यादा बेटर ये है, क्योंकि आप इसमें अपना समय बचाएंगे, क्योंकि मुझे हर ऑप्शन का डीएस अलग दे रखा है। सबसे पहला मेरा ध्यान किस चीज़ पर जाना चाहिए, ऑप्शंस पर। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये तो ईजी सा सवाल पूछा था आपसे। अगला सवाल क्या कह रहा है सर, बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। भाई बी ने मंगलवार को 68 अंक प्राप्त किए हैं, देखो आप, ये मंगलवार है ये बी है, कितने अंक प्राप्त किए 68। डी ने मंगलवार को कितने अंक प्राप्त किए 51। ठीक है, इससे कितने अंक अधिक प्राप्त किए सर, 17 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, 17 अंक अधिक प्राप्त किए, और किससे, जिससे कंपैरिजन करना होता है उसे हम कहाँ रखते हैं नीचे, तो 51 डी से। भाई बी ने जो मंगलवार में अंक प्राप्त किए वो डी ने जो मंगलवार में अंक प्राप्त किए हैं उससे कितना अधिक है, तो भैया 17 अधिक है, और 51 से गुणा 100% का। तो आपने देखा 17 या 51 और 100/3 का मतलब 33 से 1/3%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो ईजी सा सवाल था, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों का, मतलब सी द्वारा मंगलवार और बुधवार, मंगल और बुध ये रहे, और सी हमारा ये रहा, ये अंक कितने 145। अनुपात बताना है इनका हमें, डी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना अनुपात है इन्हीं दिनों में, मतलब कि मंगलवार और बुधवार में डी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से अनुपात बताना है। तो मेरे डी ये है मेरा, डी ने कितने अंक प्राप्त किए 4 और 1 5, और 6 और 5 11, ये प्राप्त किए। मैं इस सवाल को ना यहाँ तक लेके ही नहीं जाता, मैं यहीं पे सवाल को सॉल्व कर देता। कैसे, ऑप्शन से। हमें ऑप्शन इसमें क्या दे रखे हैं सब, 23 अनुपात 28, 28 अनुपात 23, 29 अनुपात 23, और एक दे रखा है 23 अनुपात 29, ये मेरे पास ऑप्शन दे रखा है। मैंने आपसे क्या कहा कि अभाज्य संख्याओं पे आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए। मैं जब इसे छोड़ो, इसको तो बिल्कुल छोड़ दो, जब मैं ये लिख रहा था ना कि हमारे सी ने मंगल और बुध को कितने अंक प्राप्त किए 145, जब मैं 145 लिख रहा था तो इसके अनुपात में कोई भी संख्या होती मैं उसे देखता ही नहीं। क्यों नहीं देखता, मैंने देखा कि यार मेरे ऑप्शन में ना ये 29 आ रहा है, 28 23, बस 2 ऑप्शन सेम हो रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई आंसर होता तो मैं आगे वाला जरूर लिख कर चेक करता। लेकिन मैंने सबसे पहले इन वाले, ये जो इधर वाले अनुपात था इन पर कार्य किया, इस पर क्या कार्य किया। इसमें मुझे अभाज्य संख्या दिख रही है 29 और 23, तो मुझे इस पर कार्य करना है। मुझे पता है ये जो 145 है, दोनों तरफ से इधर से भी कोई संख्या कटेगी, इधर से भी कोई संख्या कटेगी, फिर अल्टीमेटली 29 मेरी एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी। तो मैंने देखा कि 29 और 23 भी ऐसी संख्या है। मैंने इसको देखा कि अगर कटेगी तो 5 से कट सकती है, काट के देख ले रहा हूं, 5 से कट गया 29 बार। तो मुझे समझ में आ गई कि सर मेरा जो इधर अनुपात में होगा वो क्या होगा 29। जैसे 145 है, अब मैं पहले आपको पूरा सॉल्व करा के दिखा दे रहा हूं। अच्छा, अब मेरा इधर का क्या बन रहा था, ये डी का 51 और 64 कितना बन रहा था 115, जब मैंने इसे 5 से काटा 29 आ गया, इसे 5 से काटा 23, मेरा 29 और 23 अनुपात आंसर आ गया। लेकिन मैं क्यों जाता वहां तक, मैंने तो 145 देखा, मैंने कहा यार इधर से भी कुछ कटेगा, इधर से भी कुछ कटेगा, फिर 29 आ रहा है, 29 अभाज्य संख्या और मेरा ऑप्शन में 29 दे भी रखा है, तो मेरा यही वाला आंसर होगा। इतना बड़ा भी सवाल नहीं था, आप अगर सॉल्व करना चाहते तो वो भी 2 सेकंड में हो जाता, लेकिन हमें समय की कीमत समझनी है, एक एक सेकंड बचाना है। ठीक है, तो ये सवाल मैं यहीं पे इतनी सी देर में खत्म कर देता, अभाज्य संख्या के दम पर और ऑप्शन के दम पर। ठीक, मैं ऑप्शन से बहुत अच्छे से खेलना जानता हूं, इसलिए मैं इसी तरीके से सवालों को करूंगा।
ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों, ई द्वारा, ये हमारा ई है, सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों तथा ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब कि ई ने जो टोटल अंक प्राप्त किए हैं, ई के टोटल अंक, और किसके पूछा है, ए के टोटल अंक, ए के टोटल अंक से ई द्वारा प्राप्त अंक कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एडिशन करना पड़ेगा, सबको योग करना पड़ेगा। तुरंत करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं। यहाँ हमने योग किया, योग हमेशा आप ना दो दो के टर्म में किया करो। जैसे ये है, इन दोनों का मैंने योग किया तो आपने देखा कितना हुआ, 4। देखो पहले तो 80 और 70 इस तरीके से योग किया करो। 80 और 70 को इन्हें 4 और 2 को बाद में जोड़ा करो। 80 70 150 और 6 ये हो गया, तो कितना हो गया 156। इस तरीके से देखो। अब मैं 6 पहले तो देखो ये 60 बना लूंगा, इसको 60 के करीब है, इसमें से मैंने 1 निकाल के इसे दे दिया, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा सर 120, और यहाँ पे यहाँ का 1 उसे दे दिया तो बचा था 7, तो 120 और 7 127, दो को लेकर किया करो, बचा 74। बस इसको योग कर दूंगा मैं, 7 6 13 और 4 7 आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 3, 357 आ गया। अब मैं देखूंगा ए कितना टोटल बनता है मेरा ए का, वही वाला तरीका है। आपने 1 इसको दे दिया 70, 7 7 14 और 3 यहाँ का बचा, कितना बचा 143। ठीक है, देखो आप, ठीक है। अब इन दोनों को लूंगा, इसका मैं 1 इसको दे दूंगा तो 50 50 100 और बचेगा 4, 104 हो गया। ठीक हो गई बात। अच्छा बचा 67, इनको मैंने ऐड कर दिया, आपने देखा ये 4 आ गया, 6 4 10 और 11 का 1, ये बचा 3। अब ये देखना है कि मेरा ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है जरा देखना, अब देखो कितना अधिक है। आपने इसमें से इसको घटा लिया सर, 3 और 5 में से 43 अधिक है, किससे 314 से, और गुणा 100। ठीक है, अब मैं देखूंगा फिर से अपने ऑप्शंस को। मुझे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 13.69% ये दशमलव है, और दे रखा है 14.70%, और दे रखा है आपको 15%, और दे रखा है 11.44%। मैं फिर से लगभग वाला मान लूंगा, क्योंकि 2 2 3 3 का गैप मैं देख रहा हूँ सब में। मैंने लगभग लगाया, मैंने कहा यार ये जो 43 है ना, ये जो 4300 मेरा बन रहा है, अगर मैं इसे 4 को हटा के यहाँ 0 कर दूं, कोई आपत्ति तो नहीं आनी चाहिए, इतनी बड़ी संख्या होगी तो। अब इस 0 से ये 1 0 कट जाएगा, मुझे जो भाग देनी है वो इसे देनी है, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। भाई एक बार गया 31, बचा कितना 120। अब देखना जरा, मैं 3 से भाग दूंगा, 3 1 3 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, 93। अगर मैं इसे 4 से भाग करके देखता हूं तो क्या आ रहा है, 4 1 4 और 4 तिया 12, जो कि इससे बड़ा हो रहा है, इसका मतलब 4 नहीं आएगा, मेरा क्या आएगा 3, और 3 ही मेरा, तेरा एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन से मैंने लगाया और ऑप्शन देखे, मेरा आंसर आ गया। ठीक, मुझे पूरी भी करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से हमें ये सवाल करना है। ठीक है, अगला सवाल देखता हूं, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा आपके। बहुत इजी से सवाल है ये, जो सवाल होते हैं ना टेबल वगैरह के, इसमें आपसे सब कुछ पूछा जा सकता है, औसत से लेके प्रॉफिट एंड लॉस, और ये प्रतिशतता का तो बहुत तगड़ा रोल है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। तो इसके बाद हम प्रतिशतता चैप्टर, वैसे हमें करना तो पहले चाहिए था, लेकिन डिमांड इसकी थी इसलिए हमने ये करा दिया। धीरे धीरे इनसे समझ लेते हैं, फिर प्रतिशतता भी समझ लेंगे, आप परेशान ना हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है ई द्वारा मंगलवार को, ई द्वारा मंगलवार को कितने 72 का अनुपात बताना है साहब आपको, बी द्वारा गुरुवार, बी द्वारा गुरुवार को, ये भी बात था। तो 1:1 इस सवाल का क्या आ गया आंसर। ठीक है, कितने इजी से सवाल थे, हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए। अब अगली सारणी लेते हैं क्या कहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी अगली सारणी क्या कहती है। क्या कह रहा है, सारणी 7 कॉलेजों के छात्रों की संख्या दर्शाती है जो पाठ्योत्तर क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। ये ABCDEFG ये हमारे कॉलेज हैं, और ये क्रियाकलाप है। पाठ्योत्तर क्रियाकलाप मतलब जो उसके साथ साथ जो हम करते हैं, मतलब जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं कॉलेज में, खेलना हो गया, ये सब चीज़ें वो सब आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम सवालों से शुरुआत करते हैं। हमने चीज़ें देख ली, ये क्रियाकलाप है हमारे, और ये कॉलेज हैं, और इतने इतने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। अच्छा, पहला सवाल क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के परिसर, मतलब कि रेंज, क्रियाकलाप 3 के छात्रों के परिसर में अंतर कितना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो हम जान लेते हैं कि परिसर क्या होता है। परिसर, ठीक है सर, हमें जानना है परिसर क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर रेंज। रेंज हमेशा अगर हमें किसी चीज़ की निकालनी हो तो रेंज होती है मैक्सिमम और मिनिमम। अगर हम मैक्सिमम संख्या में से मिनिमम संख्या घटा देते हैं तो वो क्या आ जाती है, उसकी
रेंज आ जाती है, परिसर आ जाती है। तो आपने देखा इसमें सारणी में आपसे परिसर भी पूछ लिया, इसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, आपको सारे मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। लेकिन चलो परिसर पूछा तो मैं परिसर जान लिया कि अगर हमें जैसे क्रियाकलाप 4, ये है ना क्रियाकलाप 4, इसकी मुझसे परिसर जाननी है, इसकी परिसर निकालनी है मुझे, तो परिसर क्या होगा, जो मैक्सिमम मान होगा उसमें से मैं मिनिमम मान घटा दूंगा, मतलब सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा दूंगा और उसकी मुझे क्या मिल जाएगी फिर, परिसर, जिसको हम रेंज कहते हैं, वो मिल जाएगा। तो मैंने क्रियाकलाप 4 का सबसे बड़ा मान देखा तो वो क्या था, 438, वो ये लिख दिया, ठीक है, माइनस सबसे छोटा मान क्या दिख रहा है आपको, 105, ठीक है। 438 में से जब मैंने 105 को घटा दिया तो क्या मिल गया आपको, 333, 333, ठीक हो गई बात। तो देखते हैं अब हमारी 3 का हमें परिसर निकालना है, क्रियाकलाप 3 का। तो क्रियाकलाप 3 का सबसे बड़ा मान क्या है, 540, 540 में से मैं घटा दूंगा, सबसे छोटा मान क्या दिख रहा है हमें इसमें, 65, तो 65 मैंने इसमें से घटा दिया तो मुझे क्या मिला, 455, घटाएंगे तो आपको 455 मिलेगा। मुझे इन दोनों की परिसर का क्या बताना है, अंतर। तो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या रहा होगा, 122 आपका आ रहा होगा, ये होगा आंसर। तो देखा आपने, आपसे परिसर पूछी गई, परिसरों का अंतर पूछा गया, वो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के 7%, मतलब कि जो क्रियाकलाप 2 है ना हमारा, उसमें वो क्रियाकलाप 4 में जो संख्या हमारे छात्र हैं उनका कितना प्रतिशत, आपसे ये पूछा। ये क्रियाकलापों के अंक हैं, ये वैसे नहीं है कभी आप इसको काटने लग जाओ। तो क्रियाकलाप 2 में मुझे देखना है मेरे पास टोटल कितने छात्र हैं, तो इन सबको गिनना है भाई। देखो कॉलेज ऐसा 100, इस तरीके से हम गिनते चले जाएंगे। ये देखेंगे 100, 200, 300, 400, 500 और 5 4 900, 900 छात्र मेरे टोटल हैं क्रियाकलाप 2 में। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप इनका टोटल करो ना तो आपका जो पैट का पेपर है वो ऑफलाइन है, तो हमेशा आप इनको लिखे रहने देना। इनके जो ये ओवरऑल होंगे ना, ये जोड़ने वाले, इनको हम लिखे रहने देंगे। आने वाले हो सकता है कोई सा सवाल ऐसा हो उन 5 सवालों में से जिसमें इस योग का आपका दोबारा से यूज हो रहा हो, तो ठीक है, तो 900 ये हो गया। अब हम इसको लिखे रहने देंगे, ठीक है। और हमसे पूछा है कि क्रियाकलाप 4 का कितना प्रतिशत है ये, तो क्रियाकलाप 4 हमारा ये है, इसका योग हम करके देखेंगे। इसके योग के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सीधे सीधे हमें क्या करना, बहुत ईजी से ईजी 2 चीज़ें लेकर चलेंगे। इसको मैंने जोड़ा, क्या आ गया, 400, इसको मैंने जोड़ा, कितना आ गया, 490। आप देखो 300 और 100 जोड़ूंगा कितना हो गया, 400, और 85 में 5 जोड़ूंगा 490, ठीक है। अब मैं इन तीनों को आपस में जोड़ दूंगा तो 8 और 5 13 और 7 20, हासिल बचा 2, 5 3 8 9 10 11 का 1, हासिल बचा 1, 4 5 6 7 8 और 1 9, 910 ये हो गया। ओवरऑल कितना आ गया सर, 900, इनको जब मैं सबको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 490 और ये 890 हो गया पूरा। ओवरऑल क्या आ गया, 1800। तो इसका योग मेरा क्या आ गया, 1800। तो मुझसे क्या पूछा है कि क्रियाकलाप 2 जो कि 900 है और क्रियाकलाप 4 का जो कि 1800 है, इसका प्रतिशत बताना है। इससे 2 बार कट गया, 50% आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें ये अभी जुड़ा हुआ यहीं पे लिखे रहने देना, हो सकता है आने वाले सवालों में इसका यूज हो जाए, ठीक है। तो ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा सवाल था। हमसे पूछा था कि क्रियाकलाप 2 में जितने बच्चे भाग ले रहे हैं वो क्रियाकलाप 4 में भाग लेने वाले बच्चों का कितना प्रतिशत है, वो हमने बता दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, किस क्रियाकलाप में सबसे कम छात्रों ने हिस्सा लिया, किस क्रियाकलाप में सबसे कम छात्र, वही वाली बात है। देखो पूछ लिया आपसे, तो हमारे पास 2 तो जुड़े पड़े हैं, हमने जोड़ रखे थे, सबसे कम का मुझे बताना है, तो अब मैं बाकियों को भी जोड़ के देख लूंगा। अच्छा ये वाला जोड़ना है पहले मुझे, 3 2 5 और 5 10, 1000 ये हो गया, 4 3 7 और 1000 ये हो गया, ये होगा पूरे 2000। इसमें 2000 ने लिया, इसमें 1800 ने, इसमें 900 ने। अब मुझे बीच वाला जोड़ लेना है, तो बीच वाला मुझे साफ साफ दिख रहा है। देखो 5 और 4 900 तो यही हो गया, और 200 ये 1100, तो ये 900 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब मेरा जो ये है, जो दूसरा क्रियाकलाप है, उसमें सबसे कम छात्रों ने हिस्सा लिया है। खुद देख लो, पहला मैंने जोड़ लिया, ये 2000 आ गया, ये मेरा पहले से जुड़ा हुआ था, ये भी मेरा पहले से जुड़ा हुआ था। ये मैंने देखा मोटा मोटा कि यार 400 ये है, 5 4 900 तो यही हो गया, 200 ये 1100 हो गया, इसका मतलब 900 था तो ये ज़्यादा ही हो गया। तो मेरे दूसरा क्रियाकलाप में सबसे कम छात्रों ने मेरे हिस्सा लिया होगा, ठीक है। तो इस सवाल में हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है। वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या ने क्रियाकलाप में हिस्सा लिया। सबसे कम, ये तो कॉलेज है ना हमारे A B C D E F G,
ये हमारे कॉलेज हैं। इसमें से कौन सा कॉलेज ऐसा है जिसने सब से कम क्रियाकलापों में हिस्सा लिया? आपको ऑप्शन दे रखे हैं डी, एफ, जी और ए, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं इसी के हिसाब से चलूंगा, मैं देखूंगा ओवरऑल टोटल करके कि जी भाई इसको मैं हटा देना हूँ अभी कि भाई किस में। सबसे पहले मुझे डी ऑप्शन दे रखा है, मैं डी में टोटल कर लेता हूँ कि डी में मेरे टोटल कितने छात्रों ने हिस्सा लिया है। सभी क्रियाकलापों में पूछा है, 1 2 3 4 में, तो चारों का मैं जोड़ दूंगा। मैंने देखा ये हो गया 200 और ये हो गया 300 और ये हो गया 380। ठीक है, सबसे कम बताना है हमें 380, तो इसमें हो गया। अच्छा, अब एफ देख लेते हैं। एफ देख लें 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 900। जोड़ के देखना, बहुत ईजी है, 900 आ गया। अच्छा, जी देखना है मुझे। जी देखा मैंने इधर, तो 100 200 300 400 500 500 आ गया। इससे कम तो मेरा यही है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब मैं ए देखता हूँ। ए मैंने देखा 200 300 4 5 600, ये 600 के आसपास जा रहा है, ये भी नहीं है, एक ही है 380 जो मेरा आंसर होगा। मुझे एक्चुअल नहीं जोड़ना, जब मुझे ऑप्शन इस तरीके के दिए हों जिसमें मुझे कम या ज़्यादा बताना हो तो मैं पूरा नहीं जोड़ूंगा, मैं तो 100 जोड़ के देख लूंगा। मुझे 900 भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जब मुझे 380 मिल गया डी है, तो फिर मैंने अगला एफ देखा कि यार 3 4 5 6 ये तो इससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर मैं जी पे गया, मैंने कहा यार 200 300 400 500, ये तो 500 हो रहा है, तो इससे ज़्यादा हो रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं ए पे गया, 2 3 3 600 के आसपास हो रहा है, ये भी आंसर नहीं है। सबसे कम कौन सा आया? 380, जो कि डी है, मेरा यही आंसर है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से भी सवाल बनेंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, बहुत इजी सा सवाल था ये। आपसे पूछता है अगला सवाल, क्रियाकलाप 2 तथा 1 में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। मतलब कि आपका दूसरे क्रियाकलाप और क्रियाकलाप 1 में कितने छात्र हैं, इसका मुझे अनुपात बताना है। तो क्रियाकलाप 2 ये वाला है, इसमें टोटल कितने छात्रों ने हिस्सा लिया, ये मैंने पहले से ही जोड़ रखा है, मेरे पास 900 है। अनुपात बताना है, 1 में कितने क्रियाकलाप है मेरे पास 2000, इससे मेरा रेशियो बताया है, तो भैया 00 से 00 9:20 मेरा सवाल का क्या आ गया? आंसर। ठीक है, बहुत ईजी सी टेबल थी, ये भी हो गई होगी। और मुझे लगता है सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। बाकी किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए तो क्वेरी के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि हमने बेसिक वहीं से शुरू किया है और आज हमने इसका ये लेवल लिया है। आने वाले समय में हम क्या है, अभी जो पैट में जो पेपर हुए थे उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, तो सब चीज़ आप देखना कितने आसानी से आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट वीडियोस की सब डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिजिटल सम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वो वीडियो जरूर देख कर आएँ आप। बहुत आसानी से आप इन सवालों को, बड़े बड़े सवाल भी होंगे ना डिजिट्स के, तो आप उन्हें बहुत ईजी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।